हेलो प्यारे स्टूडेंट, नमस्कार, प्रणाम। आरएस कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे क्लास 10 सब्जेक्ट फिजिक्स और चैप्टर नंबर 4 में हमारा लेक्चर नंबर पार्ट नंबर क्या है, तीसरा का है, जो ओम का नियम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए हम ओम का नियम देखेंगे। और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत भी आई है, तो इसको अच्छे तरीक़ा से देखना है और नोट्स बनाते चलना है। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए, ओम का नियम क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे ओम का नियम, ओम्स लॉ क्या होता है। तो 1826 में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने, ओम का पूरा नाम क्या है, जॉर्ज साइमन ओम ने, जॉर्ज साइमन ओम, ओम का पूरा नाम क्या है, जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक के सिरों पर लगाकर विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का संबंध एक नियम के द्वारा व्यक्त किया। इस नियम को ही उन्हीं के नाम पर ओम का नियम कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। अब देखो, इसके अनुसार यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। अर्थात भी प्रोपोर्शनल क्या होगा, भी प्रोपोर्शनल आई होगा, भी प्रोपोर्शनल क्या होगा, आई। और उसके बाद भी बराबर क्या होगा, जब बराबर करेंगे तो आई हो गया, और आई प्रोपोर्शनल हटेगा तो आर हो जाएगा। ठीक है, तो भी बराबर क्या हो गया, आई आर, या आर बराबर भी बटा में आई होगा। देखिए, आर क्या है, प्रतिरोध है, और भी क्या है, विभवांतर है, और आई क्या है, विद्युत धारा है। ठीक है, चलिए अब देखिए ओम के नियम का सत्यापन का अगर हम बात करें तो देखिए इस नियम को सत्यापन करने के लिए, ओम के नियम को सत्यापन करने के लिए एमीटर, वोल्ट मीटर, चालक तार, दाब कुंजी, बैटरी तथा परिवर्तनशील प्रतिरोध लेकर एक चित्र अनुसार इसे सजा दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, ये प्रतिरोधक हो गया, हाई एमीटर हो गया, हाई धारा नियंत्रण मतलब परिवर्तनशील हो गया, हाई दाब कुंजी हो गया, हाई क्या हो गया, बैटरी, इसको सजा दिए हैं। ठीक है, अब देखिए जब दाब कुंजी को दबाया जाता है तो जब दाब कुंजी को दबाया जाता जब दाब कुंजी को दबाया जाता है तो जब दाब कुंजी को दबाया जाता है तो बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जबकि विद्युत धारा का मान एमीटर तथा विभवांतर का मान वोल्ट मीटर से मापा जाता है। जब परिवर्तनशील प्रतिरोध को स्लाइड पर आगे पीछे खिसकाया जाता है तो अलग अलग स्थिति में विद्युत धारा तथा विभवांतर का मान अलग अलग प्राप्त होता है, जिसे ग्राफ पेपर पर दर्शाने पर एक सरल रेखा की प्राप्ति होती है, जो ओम के नियम का सत्यापित करता है। अब देखिए यहाँ से एक ग्राफ हो गया। ठीक है, यहाँ से एक ग्राफ हो गया, तो यहाँ पर हम रखेंगे विद्युत धारा, यहाँ पर रखेंगे विभवांतर रखेंगे। हाई हमारा हो गया विभवांतर का मान हो गया, हाई विद्युत धारा ए का मान हो गया। तो आर बराबर क्या होगा, भी बटा में आई, भी ऊपर रखेंगे और आई को नीचे रखेंगे। तो देखिए 4 बटा में क्या हो जाएगा, 0.4 बटा में क्या होगा, 0.1। जब भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरह 8 बटा में देखो 0.8 बटा में क्या हो जाएगा, 0.8 बटा में क्या होगा, 2 होगा, 0.2 होगा। इसको भाग करेंगे तो एक से एक सरल रेखा की प्राप्ति होगी। तो ऐसा एक ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब देखिए जब दाब कुंजी को दबाकर, यही है, जब दाब कुंजी को दबाया जाता है तो बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जबकि क्या है, विद्युत धारा का मान एमीटर तथा विभवांतर का मान वोल्ट मीटर से मापा जाता है। जब परिवर्तनशील प्रतिरोध को स्लाइड पर आगे पीछे खिसकाया जाता है तो अलग अलग स्थितियों में विद्युत धारा तथा विभवांतर का मान अलग अलग प्राप्त होता है, जिसे ग्राफ पेपर पर दर्शाने पर सरल रेखा की प्राप्ति होती है, जो कि ओम के नियम का सत्यापन करता है। ठीक है, तो यहाँ से याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर सावधानी पढ़ेंगे। सावधानी में क्या होगा, परिपथ में ए मीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। दूसरा का सावधानी नंबर है, विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए सभी पेंचों को ठीक से कस देना चाहिए, मतलब सभी नट बोल्टों को ठीक से क्या करना चाहिए, कस देना चाहिए। ठीक है, अब देखिए तीसरा का अगर बात करें तो वोल्ट मीटर के धनात्मक सिर को कुंडली से अधिक विभव वाले सिरों से तथा ऋणात्मक सिर को कम विभव वाले सिरों से जोड़ना चाहिए।
और उसके बाद जब पाटन नहीं लेना हो तो दाब कुंजी को हटा देना चाहिए। जैसे कहने का मतलब कि जब लाइन नहीं लेना चाहिए तो दाब कुंजी को हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा। ये भी है परीक्षा की दृष्टि से बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो यहाँ से पढ़ेंगे क्या, ओम के नियम में ताप को अचर क्यों रखा जाता है। तो यहाँ लिखा है कि जब किसी चालक तार का तापमान बदल जाए तो उसका प्रतिरोध प्रभावित हो जाएगा, जिससे विद्युत धारा तथा विभवांतर दोनों प्रभावित हो जाएंगे, जिससे पाटन ठीक ढंग से काम नहीं करेगा। इसलिए ओम के नियम में ताप को अचर रखा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे श्रेणी क्रम किसे कहते हैं। तो जब विद्युत के दो या दो से अधिक घटक सीधा जुड़ा होता है तो वो होता है श्रेणी क्रम। देखिए यहाँ सीधा है, बल्ब जो जोड़ा है ये सीधा जुड़ा है, तो ये क्या है, श्रेणी क्रम है। ठीक है, तो जब विद्युत के दो या दो से अधिक घटक सीधा जोड़ा हो तो उसे श्रेणी क्रम कहते हैं। अब देखिए समांतर क्रम का अगर हम बात करें तो समांतर क्रम क्या होता है। तो जब विद्युत के दो या दो से अधिक घटक समांतर रूप से जोड़ा हो उसे समांतर क्रम कहते हैं। घर के सभी उपकरण समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, जैसे में पंखा, टीवी, कूलर, फ्रिज इत्यादि। ये देखिए ये समांतर क्रम हो गया। ठीक है, अब देखिए प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से किया जाता है। तो प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार के उससे होता है, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है समांतर क्रम संयोजन। देखिए श्रेणी क्रम कैसे बोलेंगे, तो देखिए हाई जो प्रतिरोध है ये सीधा जुड़ा है तो इसको हम श्रेणी क्रम बोलेंगे। अगर एक दूसरे के समांतर जुड़ा होता तो उसको हम बोलेंगे समांतर क्रम बोलने। ठीक है, तो यहाँ से लिखा क्या है कि जब किसी विद्युत परिपथ में दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक के बाद एक दूसरे प्रकार जोड़ा होता है कि जब सब में एक ही धारा प्रवाहित हो उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। मतलब एक के बाद एक जोड़ा हो, देखिए एक के बाद एक जोड़ा हो, एक के बाद क्या जोड़ा हो, एक जोड़ा हो। ठीक है, एक के बाद एक जोड़ा हो, तो ऐसे क्रम में हम क्या बोलेंगे, श्रेणी क्रम बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए समांतर क्रम क्या होता है। तो जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध सभी सिर एक ही बिंदु पर जुड़े होते हैं उसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिए ये समांतर क्रम हो गया, ये हो गया, ये हो गया। देखिए सबका सिर एक ही सिर पर जुड़ा हुआ है, तीनों प्रतिरोध का सिर एक ही जगह एक ही बिंदु पर जुड़ा है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, समांतर क्रम बोलेंगे। अब देखिए श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में अंतर को लिखें। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में अंतर क्या है। तो यहाँ पर सभी प्रतिरोध में समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है, लेकिन इसमें देखेंगे तो सभी प्रतिरोध में समान विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। सभी प्रतिरोध में असमान विभव होता है, इसमें क्या होता है, सभी प्रतिरोध में समान विभव होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। किसी एक प्रतिरोधक को परिपथ से हटा देने पर बचे हुए प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली धारा शून्य होती है। यहाँ पर लिखेंगे किसी एक प्रतिरोधक को परिपथ से हटा देने पर बचे हुए प्रतिरोधकों से प्रवाहित होने वाली धारा शून्य नहीं होती है। इसे आरएस द्वारा सूचित करते हैं, इसे आरपी द्वारा सूचित करते हैं। अब देखिए आरएस बराबर R1 + R2 + R3 डॉट करके आरएन होगा, और फिर 1/में आरपी बराबर क्या होगा, 1/में R1 1/में R2 प्लस 1/में R3 डॉट करके 1/में आरएन होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा पढ़ते हैं विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है। तो जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक गर्म हो जाता है, तो इस घटना को विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। हीट बराबर H बराबर क्या होगा, I² RT, I² क्या होगा RT, या Q बराबर I² RT, या W बराबर I² RT, या U बराबर I² RT होगा। तो ये चारों चीज़ ध्यान में रखना है, चारों बराबर सूत्र हो सकता है। कार्य ऊर्जा तथा ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है।
और ऊष्मा का सीजीएस मात्रक क्या होता है, सीजीएस मात्रक कैलोरी होता है। 1 कैलोरी बराबर क्या होता है, 4.2 जूल होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो देखिए कार्य ऊर्जा तथा ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है, तीनों का एसआई मात्रक क्या होगा, जूल होगा। तथा ऊष्मा का सीजीएस मात्रक में क्या होता है, कैलोरी होता है। 1 कैलोरी बराबर कितना जूल, तो ये 4.2 जूल होगा। अब देखिए जूल का ऊष्मीय नियम क्या है, तो किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसमें ऊष्मा उत्पन्न के बारे में बताया। इस नियम के अनुसार किसी चालक में धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा धारा प्रतिरोध और प्रवाहित धारा में समय के समानुपाती होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, किसे कहते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। मतलब जितना घंटा में, जितना समय में, अगर मान के चलो 1 सेकेंड में 2 यूनिट उठ रहा है तो वो क्या हो गया, शक्ति हो गया, वो क्या हो गया, विद्युत शक्ति। तो यहाँ लिखा है किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को, व्यय मतलब खर्च की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है, विद्युत ऊर्जा बटा में समय, या P बराबर क्या होगा, P बराबर होगा W बटा में समय, या P बराबर I²R होगा। और ओम के नियम से P बराबर क्या होगा, VI होगा, या P बराबर V² बटा में क्या होगा, R होगा, या W बराबर PT हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 1 वाट से आप क्या समझते हैं, तो यदि किसी परिपथ में 1 जूल प्रति सेकेंड की दर से कार्य किया जा रहा है तो उस परिपथ की विद्युत शक्ति 1 वाट कहलाती है। इसे W द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिए 1 वाट बराबर कितना जूल होता है, तो 1 जूल पर सेकेंड होता है, 1 जूल पर सेकेंड होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जूल पर सेकेंड होता है। विद्युत शक्ति का व्यवहारिक मात्रक अश्वशक्ति HP होता है, ठीक है। और 1 HP बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी के किसे कहते हैं, तो गतिशील विद्युत आवेश के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। विद्युत ऊर्जा का बड़ा मात्रक किलो जूल होता है तथा मेगा जूल होता है। 1 किलो जूल बराबर 10⁻³ जूल, 1 किलो जूल बराबर 10⁻³ जूल, या 1 मेगा जूल बराबर 10⁻6 जूल। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। विद्युत ऊर्जा का बेचने वाला मात्रक जो होता है किलोवाट घंटा होता है। और देखिए 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 वाट घंटा, या 10⁻³ वाट घंटा, या 3.6 गुणे 10⁻6 जूल, या 1 यूनिट बोला जाता है। चलिए, मकान में बिजली के मीटर से बिजली के उपभोग का पाटन बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहते हैं, जिसे संक्षेप में BOT यूनिट या केवल यूनिट भी कहा जाता है। 1 BOT यूनिट बराबर कितना वाट होता है, तो 1 किलोवाट घंटा, या जूल में अगर बात करें तो 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए ध्यान में नोट में क्या है, यह ध्यान रखें कि वाट एवं किलोवाट शक्ति का मात्रक है, जबकि वाट घंटा या किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब देखिए विद्युत बल्ब किसे कहते हैं, तो यह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत बल्ब कांच का बना होता है। इसके अंदर में टंगस्टन का तार होता है, जिसका गलनांक लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अंदर के हवा को निकालकर निष्क्रिय गैस भर दी जाती है, क्योंकि तंतु ऑक्सीकृत ना हो सके, ठीक है।
तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये बहुत भी आई है परीक्षा की दृष्टि से, हाई इसको बॉल बोलेंगे। अब देखिए विद्युत हीटर क्या होता है, जो विद्युत हीटर मतलब लाइन से जो हमारा गर्म देता है, तो यह विद्युत धारा के उसमें प्रभाव व कार्य करता है। यह चीनी मिट्टी के सांचे में लपटे हुए वक्र आकार का धातु होता है जो कि नाइक्रोम का बना होता है। विद्युत हीटर में किस चीज़ का प्रयोग किया, किस तार का प्रयोग किया जाता है, तो ये ध्यान रखना है कि नाइक्रोम का बना होता है। यह विद्युत धारा में उसमें सिद्धांत पर कार्य करता है, उसमें सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका गलनांक काफ़ी उच्च होता है। इस सिद्धांत पर वायरल और टेस्टर बनाए जाते हैं। चलो अब देखते हैं विद्युत इस्त्री किसे कहते हैं। यह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। उसमें नाइक्रोम का पतला पत्ती होता है जिसमें ऊपर और नीचे अब्रक का प्लेट लगा होता है और इसका गलनांक बहुत कम होता है। विद्युत विकिरक किसे कहते हैं, तो यहाँ पर यह विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। इसमें चीनी मिट्टी का एक बेलन होता है जिसे हम नाइक्रोम का तार लपेटा रहता है। इसका गलनांक काफ़ी उच्च होता है। भीगे हुए स्थिति में मानव शरीर का प्रतिरोध 2 से 3 ओम होता है। ठीक है, 3 ओम होता है भींगा हुआ शरीर में। भीगे हुए स्थिति में मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, 2 से 300 होता है। ठीक है, अब देखिए अतिभारण क्या होता है, जिसको हम ओवरलोड बोलते हैं। यह एक ऐसा घटना है जिसमें सब एक ही समय में बहुत सारे शक्तिशाली विद्युतीय उपकरण को किसी विद्युत परिपथ में जोड़ दिया जाता है तो उसे परिपथ में आवश्यकता से अधिक धारा का प्रवाह हो जाता है। उसी को अतिभारण कहते हैं। जैसे विद्युत हीटर, कूलर, फ्रिज, वाटर हीटर, विद्युत इस्त्री, टीवी इत्यादि होता है। देखिए लघुपतन किसे कहते हैं, तो जब किसी कारण ठंडा तथा गर्म तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं तो परिपथ में प्रतिरोध का मान घटने के कारण उसमें आवश्यकता से अधिक धारा का प्रवाह हो जाता है। इसी कारण शॉर्ट सर्किट हो जाता है, उसे ही लघुपतन कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। विद्युत बल्ब 220 वोल्ट और 60 वाट लिखा हो तो उसका मतलब क्या होता है, तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत भी आई है, तो इसको याद रखना है। यदि किसी बिजली के बल्ब पर 220 वोल्ट और 60 वाट लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि यदि किसी मकान के विद्युत परिपथ में लगा दिया जाए तो 220 वोल्ट का विभवांतर पर 60 वाट शक्ति का उपयोग होगा, अर्थात प्रति सेकेंड इस बल्ब के कारण 60 जूल विद्युत ऊर्जा खर्च होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, इसको बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए विद्युत से खतरा है, विद्युत से निम्नलिखित खतरा है। ढीला संयोजन, स्विच खराब हो जाएगा तो हमको लाइन मार सकता है। संयोजित तार का पुराना हो जाना, मतलब तार जो पुराना हो जाएगा तो उसमें भी लाइन मार सकता है। लघु पतन और अतिभारण के कारण चिंगारी का निकलना, ये भी खतरा है। उपकरण की खराबी, ये भी खतरा है। और संयोजित तार का खुला रहना, मतलब जो जैसे तार छीलकर और जोड़ देते हैं और उसको बांधते टेप उप नहीं लगाते हैं तो वो क्या होगा, खुला तार हो गया। तो ये हो गया हमारा। तो ऐसे चीज़ को हमको क्या करना है, सावधानी से हर चीज़ को बांधना है, टेप उप लगाकर एकदम अच्छे से रखना है। ठीक है, नया तार का उपयोग करना है। ठीक, अब देखिए खतरे से बचने के लिए सावधानियाँ। किसी भी प्रकार का खतरा होने पर परिपथ का स्विच तुरंत ही बंद कर देना चाहिए। स्विच तथा अन्य जोड़ों पर संयोजन क्रॉस होना चाहिए, मतलब क्रॉस होना चाहिए, मतलब जोड़ना होना चाहिए। संयोजन तार विद्युत रोधी
विद्युत रोधी पदार्थ से ढका रहना चाहिए। मतलब जहाँ पर तार जोड़ा है तो उसको टेप वोप मार देंगे, वहाँ से मतलब टेप वोप चमकीला उमकीला बांध देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ढका जाएगा। विद्युत उपकरण को प्रयोग करते समय भू तार का उपयोग अवश्य करना चाहिए। मतलब अर्थिंग का तार अवश्य करना चाहिए। देखिए पाँचवा, अगर किसी व्यक्ति को संपर्क विद्युत तार से हो जाता है तो उस व्यक्ति को कुचालक पदार्थ का आकार लेकर छोड़ाना चाहिए, जैसे प्लास्टिक, लकड़ी। जैसे कि किसी को लाइन अगर पकड़ लेता है तो उसको लकड़ी और लाठी से और विद्युत रोधी पदार्थ से छोड़ाना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। चलिए यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन ख़त्म हो गया। जो हमारा फिजिक्स का 4 चैप्टर है और लेक्चर नंबर तीसरा तक ख़त्म हो गया। अगले वीडियो में आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, चलिए हम यहाँ से समाप्त करते हैं और आप लोग के से बताना चाहते हैं कि वीडियो को मतलब सारे स्टूडेंट तक आप लोग पहुँचाइए, क्योंकि थोड़ा सा हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और हमको भी लाइक दीजिए और कमेंट कीजिए कि कैसे लग रहा है वीडियो। अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, और ये RS कोचिंग सेंटर के माध्यम से आप लोग को हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा और एकदम आसान भाषा में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए हम यहीं से लास्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और